समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, जब देश में लोकसभा चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही और कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए। अब बारी है विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र और में विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषणा हो चुकी है। इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी कर रही है डिमांड कि उसको भी सीटें चाहिए गठबंधन में, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी। तो दोनों को लेकर बातचीत चालू हो चुकी है। कितनी सीटें मांग रही है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इसको लेकर क्या सोच रही है, कितनी सीटें वो दे पाएगी, इस पूरे विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस फिलहाल जो गठबंधन है उसको लेकर क्या सोच रही है, कब तक टिकटें जारी कर सकती है, इस पर बात करेंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी। विक्रांत जी, सबसे पहले तो यही बताइए समाजवादी पार्टी की डिमांड क्या है आखिर महाराष्ट्र में, खासतौर पर क्योंकि महाराष्ट्र में अगर देखें तो पिछली बार 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी और 2 सीटें जीती भी थी। और इस बार चर्चा है कि वो महाविकास अघाड़ी जो कि गठबंधन है कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट का जो गठबंधन है उसमें शिवसेना भी, समाजवादी पार्टी भी शामिल होना चाहती है और डिमांड रख दी है। तो क्या डिमांड है, पहले थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं और कांग्रेस के बारे में क्या सोच रही है। देखिए, ये एक ट्रायंगल है फिलहाल अगर देखें तो। उत्तर प्रदेश जिसके केंद्र में है और एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ हरियाणा। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 37 सीटें जीती है कांग्रेस के साथ गठबंधन में। अब उसको लगता है कि ये उसके उभार का वक्त है। ये वो वक्त है कि वो कोशिश करे कि देश में राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिले, दूसरे राज्यों में वो चुनाव लड़े, उसको वोट मिले, उसको सीटें मिले। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये बिल्कुल मुफीद वक्त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है, उसमें से कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी। अब कांग्रेस दबाव बढ़ाते हुए वहां पर 5 सीटों की डिमांड कर रही है। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये सबसे बेहतर वक्त है कांग्रेस के साथ बार्गेन करने का। अब वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में आप 0 पर 10 में से आपकी 0 सीटें रही हैं पहले यहां पर, और आप 5 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि हरियाणा में जो बेल्ट है, जहां यादव और मुस्लिम बेल्ट है गुड़गांव के आसपास का, वहां पर 3 से 5 सीटें समाजवादी पार्टी चाह रही है। और फिर वो महाराष्ट्र की बात करती है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनावों का भी ऐलान नहीं हुआ है। वहां पर महाविकास अघाड़ी में एक चर्चा बनी है कि समाजवादी पार्टी को इसका हिस्सा बनाया जाए, लेकिन सीटों की संख्या समाजवादी पार्टी 10 से 12 मांग रही है और इतनी सीटें देने के लिए महाविकास अघाड़ी खासकर कांग्रेस तैयार नहीं है। तो ये, और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हमसे, जहां वो 0 सीटें थी 10 में से उसकी, वहां पर अगर वो 5 सीटें मांग रही है, अगर 3 भी चाहिए, तो उसको बाकी जगह अपनी झोली से समाजवादी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये पूरा सियासी गणित है फिलहाल समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय पार्टी होने की तमन्ना का, और जो सियासी चाल उसने चली है, और उसके एवज में सियासी चाल जो कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें मांगकर चली है। जी, तो विक्रांत जी, आप जैसे बता रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश से ही इसकी कड़ी जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में 10 सीटें हैं, 10 सीटों में 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है, डिमांड कर रही है। और समाजवादी पार्टी को लगा यही सही मौका है जब हमें भी अपने विस्तार के बारे में सोचना चाहिए, जब कांग्रेस सोच रही है। इसलिए उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह दावेदारी ठोक दी है क्योंकि उनको राष्ट्रीय पार्टी बनना है। आज खबर ये भी है कि अबू आजमी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में, वो मिलने भी आए हैं अखिलेश यादव से लखनऊ में, और उन्होंने अपना पूरा प्रस्ताव रखा भी है कि इन सीटों को हमें मांगना चाहिए, यहाँ पर हमें डिमांड रखनी चाहिए। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सीटें अगर नहीं भी मिलती हैं तो भी हम लड़ेंगे, महाराष्ट्र में अपना विस्तार हम देखेंगे, क्योंकि पिछली बार हम 3 सीटों पर लड़े थे और 2 पर जीते भी थे। और जैसा कि आपने बताया और मीडिया रिपोर्ट्स में चल भी रहा है कि 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर नज़र है समाजवादी पार्टी की और डिमांड कर रही है। और आपने कहा कि कांग्रेस के लिए ये आसान नहीं होने वाला। थोड़ा सा हमें बताइए, समझाइए कि फिलहाल महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव होने बाकी हैं, चुनाव की घोषणा होनी बाकी है। खासतौर पर हरियाणा के बारे में बताइए कि लगातार खबरें आ रही हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी बैठी हुई है, कांग्रेस आलाकमान बैठा हुआ है, चर्चा हो रही है टिकटों को लेकर। तो पहली लिस्ट हरियाणा की कब आ सकती है, और क्या हरियाणा में, क्योंकि चुनाव पहले वहां पर है, तो वहां समाजवादी पार्टी के लिए कुछ बात बन सकती है, ये वहां तो एकदम बात अब खत्म सी है।
ये देखिए, हरियाणा के जो प्रदेश के नेता हैं और जो सबसे बड़े नेता वहाँ के हैं, विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने आलाकमान से साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। हमको आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी तो पहले भी नहीं रही है, तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी की बैसाखी की, और यहाँ हम अकेले दम पर ही चुनाव में जाना चाहते हैं और अकेले दम पर ही सत्ता हम हासिल करेंगे, ऐसा उनका दावा है। और दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े तबके को ये भी लगता है कि आज अगर जो वो मानते हैं कि हमारे पक्ष में माहौल है, ऐसा कांग्रेस मानती है, तो उनको लगता है कि इंडिया गठबंधन के तौर पर 3 सीटें या जो भी सीटें समाजवादी पार्टी को दी जाती हैं और वो जीत जाते हैं, तो हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी का हरियाणा में एक पैर रख जाएगा। तो हम वो स्पेस क्यों दें जब अभी हम अकेले दम पे सक्षम हैं और समाजवादी पार्टी पहले से यहाँ पर है नहीं। तो अब प्रदेश के स्तर पर या कांग्रेस के बड़े तबके में तो ये है कि नहीं होना चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आज हमने जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनसे जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी को सीटें दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं। इस मामले में अंतिम फैसला संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आलाकमान से मिलकर के करेंगे। यानी कि जब ये समाजवादी पार्टी के साथ जो भी तालमेल होना है राष्ट्रीय स्तर पर या दूसरे राज्यों में, वो अखिलेश यादव और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस स्तर पर होगा, वो वहां पर बात जाएगी। लेकिन अगर हरियाणा राज्य की बात करें तो वहां के नेता इस पक्ष में नहीं है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर जगह दी जाए। बिल्कुल, और आपने बड़ी मार्के की बात बोली भी कि कांग्रेस के नेता, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस के नेता ये सोच रहे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है और अगर उनको 2-3 सीटें दे देते हैं और वो जीत जाते हैं तो वहां उनका वजूद कायम हो जाएगा और एक नई पार्टी की एंट्री हो जाएगी जो आगे पीछे चल के कभी ना कभी खतरा खड़ा कर सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा में तो मामला फंस सकता है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जो बात थी वो तो समझ में आ गई, आपने समझा दी हमको, हमारे दर्शकों को भी समझा दी। थोड़ा सा ये जो टिकट को लेकर खींचतान चल रही है हरियाणा में, तो तमाम गुटों की बात भी होती है, कुमारी शैलजा गुट, भूपेंद्र हुड्डा गुट और रणदीप सुरजेवाला गुट, और जो प्रभारी लोग हैं उनकी भी चर्चा होती है कि उनके भी अपनी एक वो शक्ति रखते हैं टिकट बांटने में। तो ऐसे में इन गुटों के बीच जब चर्चा चल रही होगी टिकट बंटवारे को लेकर, तो उसको लेकर क्या चर्चा है? क्या किसी एक खास गुट के चलने वाली है, या जैसा कि कहा जाता है कि इस बार कांग्रेस ने पूरा भरोसा भूपेंद्र हुड्डा और उनके कैंप पर जताया हुआ है, उनको पूरा फ्रीडम दिया गया है, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या चल रहा है फिलहाल कांग्रेस में? देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्लियर कर दूं कि वहां पर महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत है कि समाजवादी पार्टी को वहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन जितनी सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही है उतनी सीटें देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो अब ये चर्चा आगे चलेगी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, अभी काफी समय है। तो वहाँ की स्थिति फिलहाल ये है कि जितनी सीटें वो मांग रहे हैं उतनी तो देने को तैयार नहीं है महाविकास अघाड़ी, लेकिन वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बने। और दूसरी बात में जो आपने कहा कि हरियाणा की बात करें अगर, तो निश्चित रूप से वहाँ 2 गुट बड़े आमने सामने हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा हैं। आप देखिए कि जो हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा निकल रही है, निकली, उसमें दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहे, और जो दूसरी यात्रा कुमारी शैलजा की निकल रही थी हरियाणा को लेकर के, तो वहाँ उसमें रणदीप सुरजेवाला या चौधरी वीरेंद्र सिंह ही पहुंचे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान या हुड्डा परिवार नहीं दिखाई पड़ा। हालांकि कांग्रेस आलाकमान का कहना है कि दोनों ही कांग्रेस की बात कर रहे हैं, दोनों ही कांग्रेस की बात जनता के सामने रख रहे हैं, कांग्रेस के मुद्दे जनता के बीच ले जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का ही प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए एतराज नहीं है। लेकिन साफ तौर पर गुटबाजी नजर आती है, क्योंकि लगातार रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा शिकायत करते आए हैं कि जो प्रभारी हैं उनका झुकाव हुड्डा की तरफ है, एक तरफा झुकाव है। वहीं प्रभारी कहते हैं कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता मेरा फ़ोन कई बार नहीं उठाते हैं, और हरियाणा में अगर किसी का प्रभाव ज़्यादा है, किसी के पास लोग ज़्यादा हैं, तो संख्या के आधार पर उसकी सुननी पड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा से सांसद हैं
कर्नाटक जैसे अहम राज्य के प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि वो विधानसभा का चुनाव अपनी परंपरागत सीट कैथल से लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, कुमारी शैलजा जो अभी अभी लोकसभा चुनाव जीत के आई हैं, उन्होंने कहा कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए हरियाणा में, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। तो ये गुटबाजी का ही नतीजा है कि हर आदमी हुड्डा को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल ये तय किया कि जो सांसद हैं वो चुनाव ना लड़ें और साथ ही साथ 2 बार से लगातार हारे हुए जो नेता हैं उनको टिकट ना दिया जाए। तो रणदीप सुरजेवाला एक बाई इलेक्शन हार गए थे जींद का, और उसके बाद पिछला चुनाव कैथल से हार गए, तो एक तरीके से लगातार 2 चुनाव वो हारे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से। अगर वहां पे रणदीप सुरजेवाला सीट खाली करके विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो एक तो राज्यसभा की कांग्रेस की एक सीट कम हो जाएगी, 27 का आंकड़ा अभी कांग्रेस के पास है जो 26 रह जाएगा। और मैं आपको बता दूं 25 के नीचे आते ही लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा जो कांग्रेस के पास है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो छिन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहता कि रणदीप को राज्यसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। और दूसरी बात कि कर्नाटक में जिस तरीके से हालिया राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच का जो एक तनातनी रही और उसके बाद जो तमाम आरोप सिद्धारमैया पर और हाल फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के, उसको लेकर वहां जो उथल पुथल हो सकती है, उससे निपटने के लिए जो प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की जगह नए प्रभारी को भेजना वहां पर इस वक्त में वो आलाकमान को मुफीद नहीं लगता, इसलिए रणदीप सुरजेवाला को मना कर दिया गया है। ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि रणदीप के बेटे जो हैं करीब 25-26 साल उनकी उम्र है, आदित्य सुरजेवाला, वो कैथल से अपना चुनावी डेब्यू कर सकते हैं। वहीं जहां तक शैलजा की बात है तो उनको भी ये आलाकमान समझाने की कोशिश कर रहा है कि चूंकि आप अगर मुख्यमंत्री बनना भी चाहती हैं तो एक कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का जो भी चेहरा होगा वो चुनाव होने के बाद जो विधायक होंगे उनकी राय लेकर आलाकमान तय करेगा, चुनाव के पहले किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। और दूसरी अहम बात कि कुमारी शैलजा को यह भी समझाया गया कि 2004 में जब भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो वो विधायक नहीं थे, वो रोहतक से सांसद थे और वो मुख्यमंत्री बन गए, तो इसलिए विधायक होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे में हर आदमी अपना दावा पेश कर सकता है, फैसला जो होगा वो बाद में होगा। तो कुछ इस तरीके से कांग्रेस गुटबाजी को संभालना चाहती है और कहीं भी कांग्रेस को लगता है कि जाट, दलित और मुस्लिम ये उसका कोर बेस वोट है। ऐसे में अगर वो कहीं शैलजा को सांसद रहते हुए लोकसभा का विधानसभा चुनाव लड़ाती है तो हुड्डा खेमा सजग हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, उसको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि शैलजा को ही सीएम बनाने जा रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है, तो जाट वोटर ना छिटक जाए और हुड्डा जो जोर लगाने वाले हैं पूरी तरीके से वो जोर उतना ना लगाएं। और तो इसलिए फिलहाल कांग्रेस आलाकमान सबको साधने में लगा हुआ है कि चुनाव के पहले किसी को ये ना लगे कि यही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि टिकटों के बंटवारे में जिस तरीके से हुड्डा का प्रभाव रहा है, जिस तरीके से जैसा कि प्रभारी कहते आए हैं कि लोग उनके पास ज्यादा हैं, ज्यादा विधानसभाओं में, लोकसभा चुनाव में भी उनकी टिकटों में काफी चली थी, तो अपने अपने इलाकों में जरूर शैलजा और सुरजेवाला अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर हुड्डा समर्थकों को टिकट ज्यादा मिलने की संभावना है। हालांकि राहुल गांधी ने और खड़गे ने जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको साफ किया हुआ है कि आप जिताऊ उम्मीदवार को देखिए, कौन किस कैंप का है इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो सारे ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के विधायक बन के आएंगे और फिर कांग्रेस के विधायकों की राय लेकर आलाकमान मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। लेकिन इसलिए सभी को संभालने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और सबको ये मैसेज दे रही है कि मुख्यमंत्री तो बाद में बनेगा, आप सब लोग कोशिश कीजिए, यानी पूरा जोर कांग्रेस को जिताने में लगाइए। मुख्यमंत्री की लड़ाई जो होगी सियासी वो चुनाव के बाद कर ली जाएगी, उसके पहले गुटबाजी नजर ना आए, जोर आजमाइश आप लोग करते रहिए। तो फिलहाल राजनीतिक स्थिति वहां की ये है और 2 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी जो नाम तय करेगी, जो डॉकेट बनाएगी, पैनल बनाएगी, जहां सिंगल नाम या एक से ज्यादा नाम होंगे, वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाएंगे और 2 तारीख को यह बैठक होने की संभावना है, 2 या 3 को, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केंद्रीय चुनाव समिति के अहम सदस्य होंगे। तो वहां पर अंतिम मुहर लगेगी नामों पर, जिसके बाद ही घोषणा हो जाएगी, की जाएगी उम्मीदवारों की। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विक्रांत जी तमाम जानकारियों के लिए। हरियाणा और महाराष्ट्र से जुड़ी खासतौर पर समाजवादी पार्टी जो
गठबंधन का प्रयास कर रही है, सीटें मांग रही है उसको लेकर। और हरियाणा में जो कुछ चल रहा है टिकट बंटवारे को लेकर, कब तक लिस्ट आ सकती है? आपने बताया 2 तारीख को केंद्रीय समिति बैठेगी और डिसाइड करेगी, फाइनल नामों पर मुहर लगाएगी। तो सबको इंतजार है हरियाणा में क्या होने वाला है, किन नामों पर मुहर लगने वाली, हमारी भी नजर है। जो भी अपडेट्स आते रहेंगे चुनाव से जुड़े आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।